नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान लगातार तीसरी बार संभाली है। तो सवाल उठता है कि भाजपा की कमान कौन संभालने जा रहा है, भाजपा का कौन बनने जा रहा है नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये सवाल जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं 4 जून 2024 को, तब से हर किसी को है। कांग्रेस वालों को भी इस चीज का तलाश है कि भाजपा कौन सा दांव चलती है, किस चेहरे पर दांव खेलती है, किसको आगे बढ़ाती है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको तो इस सवाल का जवाब तो चाहिए ही चाहिए। यानी सत्ता हो या विपक्ष, सभी को इस सवाल का जवाब चाहिए। आज हम 3 नामों पे चर्चा करेंगे। इसलिए 3 नामों पे चर्चा करेंगे क्योंकि संघ और भाजपा में इन 3 नामों पे सबसे ज्यादा मंथन होने की सूचना आ रही है। और ये पुख्ता खबर है कि नए साल में भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। मकर संक्रांति के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हो जाए, यानी कि 15 जनवरी के बाद मान सकते हैं। और तब तक दिसंबर में भाजपा का जो संगठनात्मक चुनाव है, जो भाजपा का संगठन का आंतरिक चुनाव है, वो तब तक चलता रहेगा। मंडल अध्यक्षों का चयन, जिला अध्यक्षों का चयन, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, ये सब तमाम जो भाजपा के आंतरिक इकाइयां हैं, तब तक इनके पदाधिकारियों का चयन पूरा हो जाएगा। और नियम ये होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो भाजपा का अपना संविधान है, पार्टी का जो संविधान है, आधे से अधिक राज्यों में जब संगठनात्मक चुनाव होते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो सकता है। लेकिन जो सूचना है कि क्योंकि इस बीच में चुनाव भी हैं, पहले पार्टी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रही थी, लेकिन बाद में कार्यवाहक की व्यवस्था को टाल दिया गया। यह हुआ कि जब बनाना ही है तो पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। तो अब हम ये विचार करेंगे कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। देखिए, मोदी और शाह के दौर में कोई ये तो दावा नहीं कर सकता कि यही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, या किसी को किसी ने बताया नहीं है। लेकिन जब आप राजनीति को कवर करते हैं, किसी पार्टी की गतिविधियों को वॉच करते हैं, आप तमाम समीकरणों को आप जानते और समझते हैं, तो एक अंदाजा लगाना आपके लिए आसान हो जाता है कि कौन किस नेता की क्या सीमाएं हैं, किस नेता में कितनी संभावनाएं हैं, कौन कहां जा सकता है, कौन कहां नहीं जा सकता है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है, किसकी वीकनेस क्या है। तो जो 3 नाम हैं, तीनों नाम बड़े मिलते जुलते नाम हैं। देश में नरेंद्र, और फिर भाजपा में अब देवेंद्र, धर्मेंद्र या भूपेंद्र। देखिए, कई पैमाने हैं। एक पैमाना यह है कि इस वक्त ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा देश में नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो सवाल उठता है कि जब खुद भाजपा में जब खुद नरेंद्र मोदी ओबीसी चेहरा हैं और वो प्रधानमंत्री हैं, तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष पे ओबीसी चेहरे की जरूरत भी है या नहीं। तो ऐसे में भाजपा के एक बड़े वर्ग का यह मानना है कि जब नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं, तो भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो किसी कोर वोटर माने जाने वाले वर्ग से होना चाहिए, यानी जनरल कास्ट का होना चाहिए। ऐसी संभावना जताई जाती है। तो उसमें जो सबसे प्रमुख नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का सामने आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस इस समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं। एक बार सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल उनका महाराष्ट्र का रहा, और फिर चंद दिनों के वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, और फिर 2022 से अब डिप्टी सीएम। और इससे पहले 2013 में वो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। उन्हीं के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बनी थी, और बाद में पार्टी ने उनके हाथ में सरकार की भी कमान दे दी। और देवेंद्र फडणवीस यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के रहे हैं। वो दूसरे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उससे पहले शरद पवार ही सबसे कम उम्र में बने थे। 44 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है, 1997 में यही देवेंद्र फडणवीस 27 साल की उम्र में नागपुर के मेयर चुने गए थे। वो भी देश में दूसरे सबसे कम उम्र के मेयर होने का खिताब उनके नाम पे। तो कम उम्र में बड़ी उपलब्धियां देवेंद्र फडणवीस। लेकिन अब सवाल उठता है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली क्यों लाया जा रहा है, या दिल्ली पार्टी क्यों उनको लाने वाली है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों बनाया जाएगा। महाराष्ट्र में इस वक्त अगर भाजपा का कोई सबसे लोकप्रिय नेता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है, जिनकी पैन महाराष्ट्र में फॉलोइंग है। बाकी जितने भी महाराष्ट्र के इस समय के नेता हैं वो किसी
खंड विशेष के नेता हैं, किसी इलाके के नेता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता पूरे महाराष्ट्र में है। लेकिन राज्य के कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरीके से करवट लेते दिख रहे हैं जिसमें देवेंद्र फडणवीस राज्य की राजनीति में पार्टी का एक धड़ा मानता है कि वो फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में रह रह के मराठा रिजर्वेशन की मांग हमेशा उठती रही है। इसको लेकर के हमेशा से आंदोलन 1980 के दशक से ही चलते आ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तो भी आंदोलन हुआ था। उन्होंने रिजर्वेशन के लिए दांव भी खेला था, लेकिन उस पे कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को मना कर दिया। उसकी भी एक अलग कहानी है। तो भाजपा को वहां की जो जाति समीकरण है, क्योंकि मराठा जो है वो भाजपा से खिलाफ है, और ऐसे में भाजपा को लगता है कि मराठा पॉलिटिक्स का अगर हमको काउंटर करना है तो वो ओबीसी राजनीति, ओबीसी को गोलबंद करके हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे हरियाणा में जब जाट भाजपा से खिलाफ हुए और जाट भाजपा से पूरी तरीके से हाथ से फिसल गए, न पहले थे और न बाद में हुए, तो भाजपा ने वहां पे अगड़ा और जाटों के मुकाबले में गैर जाट राजनीति को हवा देनी स्टार्ट की। ओबीसी को गोलबंद किया जाटों के मुकाबले, और सफलता लगातार मिली। हरियाणा जैसे स्टेट में लगातार 3 बार सरकार बनाना भाजपा के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। तो उसी फार्मूले से भाजपा का यह मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हमको लंबे समय से राज करना है तो मराठा राजनीति का काउंटर हम ओबीसी राजनीति से कर सकते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जाति क्या है? वो ब्राह्मण है। महाराष्ट्र में ब्राह्मण नाम मात्र की आबादी है जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ऐसे में भाजपा का एक धड़ा यह मानता है कि अगर यहां पे महाराष्ट्र में सरकार आती है तो किसी ओबीसी चेहरे को प्रमोट करके उसे कमान दिया जाए। और चूंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसे नेता हैं जो बड़े ऊर्जावान नेता हैं, तेजस्वी नेता हैं, ओजस्वी नेता हैं, संगठन और सरकार चलाना उनको आता है, लंबा अनुभव है, तो उनकी उपयोगिता है। तो ऐसे में चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश है, तो उनसे अच्छा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई नहीं हो सकता। एक ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन और सरकार दोनों की भूमिका उसके पास रही है। प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, सरकार के मुख्यमंत्री रहे हैं, फाइलें कैसे चलती है, सरकार कैसे चलती है, संगठन कैसे चलता है, सबका अनुभव है। मेयर भी रहे हैं। तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से निकाल करके देश की राजनीति के लिए लाया जाए और किसी ओबीसी चेहरे को महाराष्ट्र में भाजपा उसको प्रमोट करे। अगर महाराष्ट्र भाजपा जीतती है तो वहां पे किसी ओबीसी चेहरे के हाथ में सरकार की कमान दी जाए, ताकि महाराष्ट्र में मराठा वर्सेस ओबीसी वोटर्स को गोलबंद किया जाए। और ओबीसी जब 40% ओबीसी हैं महाराष्ट्र में, अगर 40% ओबीसी, एक ओबीसी चीफ मिनिस्टर देकर के अगर 40% ओबीसी को साधा जा सकता है तो 25 से 26% जो मराठा हैं उनको आसानी से कंट्रोल वहां पे कर सकते हैं। प्लस दलितों के वोट में भी थोड़ी सी सेधमारी करेंगे तो भाजपा को लगता है कि लंबे समय तक हम वहां पे राजनीति कर सकते हैं। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस एक अगड़ी जात के फेस वहां पे रहे तो बहुत लंबे समय तक पार्टी वहां पे सत्ता में नहीं बनी रह सकती। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली लाने की तैयारी है। अब दो तरह की चर्चा की जाती है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर दिल्ली लाया जाएगा तो क्या लाया जाएगा। तो सवाल यह है कि या तो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए लाया जाएगा और या तो उन्हें मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और अगर उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा तो जिस व्यक्ति की, क्योंकि उन्हें पोर्टफोलियो भी बड़ा मिलेगा, और जो पोर्टफोलियो मिलेगा उस पोर्टफोलियो का जो भी मिनिस्टर होगा हो सकता है कि उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। तो मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं कि अगर देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाता है तो यह संभावना जताई जा रही है या तो उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय मिल सकता है या तो उन्हें भूपेंद्र यादव का मंत्रालय मिल सकता है। धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है कि सरकार को बहुत स्किल्ड हैंड भी चाहिए, वरिष्ठ व्यक्ति भी चाहिए जिसे सरकार के कामकाज का अंदाजा हो। वर्तमान में जो तीसरा टर्म देखें, अगर पुराने मंत्रियों को हम छोड़ दें तो बहुत सारे नए मंत्री हैं, उन्हें बहुत ज्यादा केंद्र सरकार के कामकाज का अनुभव नहीं है। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस एक अच्छे केंद्रीय मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक ये संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम काफी है। अब एक चीज और है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए क्या चाहिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है।
एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास, दूसरा संघ की एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो देवेंद्र फडणवीस संघ से ही निकले व्यक्ति हैं। भागवत जी भी उनको पसंद करते हैं, संघ पूरा उनको पसंद करता है, संघ उन्हें अपना मानता है और मोदी जी के ब्लू आइड बॉय के तौर पे वो जाने जाते हैं। और वो बिहार के प्रभारी भी रह चुके हैं देवेंद्र फडणवीस, और बिहार में जो नतीजे आए थे काफी शानदार नतीजे आए थे उनके नेतृत्व में, और भी कई स्टेट के वो प्रभारी रहे। अब दूसरा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का। अभी हरियाणा में जो कमल खिला, अप्रत्याशित रूप से, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाजपा हार रही है, लेकिन जिस माइक्रो मैनेजमेंट से धर्मेंद्र प्रधान ने वहां पे काम किया, तो उससे धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी काफी मजबूत नजर आती है। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2022 में ठीक इसी तरीके से, 2022 में जब भाजपा की हालत वहां पे कमजोर थी, तो इसी तरीके से माइक्रो मैनेजमेंट करके उन्होंने लगातार दूसरी बार यूपी में सरकार बना के दिखा दी। इसके अलावा भी वो एमपी, राजस्थान से लेकर के कई छत्तीसगढ़ से लेकर कई राज्यों के वो प्रभारी रह करके अच्छा काम कर चुके हैं। उत्तराखंड के भी वो प्रभारी रहे। तो आधे दर्जन से अधिक राज्यों के चुनाव प्रभारी रहते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी सफलता दिलाई है। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों का भरोसा हासिल है। सबसे बड़ी चीज है, परफॉर्मर केंद्रीय मंत्री हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में गजब का काम किया उन्होंने, उन्हें उज्ज्वला मैन कहा जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, घर घर सिलेंडर बांटने का जो गरीबों को, वो उसी समय सफलता मिली जिस समय धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। 2016 में यह स्कीम लागू हुई थी। इस स्कीम की सफलता के बाद धर्मेंद्र प्रधान की पहचान उज्ज्वला मैन के तौर पर हो गई। और एजुकेशन मिनिस्टर जब हुए तो देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई। तो कहने मतलब है, जहां वो गए वहां पे उन्होंने परफॉर्म किया। उड़ीसा से आते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की दावेदारी क्यों मजबूत है? इसलिए भी आती है कि अगर देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जो सरकार बनी, उसे बनाने में उड़ीसा का सबसे ज्यादा रोल है। और भाजपा उड़ीसा, बंगाल से लेकर के जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, धर्मेंद्र प्रधान के जरिए उसको साधने की कोशिश है। सबसे बड़ी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी चेहरे हैं, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोटर का बड़ा वर्ग भाजपा से छिटका, तो ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है, एक तरफ नरेंद्र मोदी भी ओबीसी चेहरा, दूसरा बात भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी चेहरा, तो ओबीसी वोटर्स में एक गजब का संदेश जाएगा, ऐसा पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है। तो धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी चेहरा भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान चुनावी रणनीतिकार भी अच्छे हैं, समझदार भी हैं, सरकार का लंबा अनुभव है, क्योंकि सरकार 10 साल से लगातार वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो उनकी एक हनक भी है। उनके आदेश और निर्देश को नेता फॉलो भी करेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जिसकी बातों को लोग सुने। इसके अलावा एक तीसरा नाम है भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव भी बीजेपी के उन गिने चुने रणनीतिकारों में है जो ज्यादातर, जिन्हें किसी राज्य का अगर प्रभारी बनाया जाता है तो अक्सर वहां पर सफलता मिल जाती है। बीजेपी का लकी मैन भी उन्हें बोलते हैं। गुजरात के भी प्रभारी रहे। अभी एमपी में पिछले साल जो शानदार सफलता मिली, उस समय भी वो चुनाव प्रभारी थे, और इस समय वो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी हैं। काफी चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां उन्हें पार्टी सौंपती है, और वो लगभग हमेशा करिश्मा कर दिखाते हैं। बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, ज्यादा सुर्खियों में नहीं रहते। धर्मेंद्र प्रधान की तरह वो भी हैं। धर्मेंद्र प्रधान भी कभी मीडिया में ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते, ज्यादा काम करते हैं खामोशी से, लेकिन श्रेय नहीं लेते। भूपेंद्र यादव भी ओबीसी चेहरा है, तो भूपेंद्र यादव का भी नाम चल रहा है कि भूपेंद्र यादव को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इससे एक ओबीसी वोटर्स में इससे भी एक संदेश जाएगा। एक और बात, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में जिस तरीके से भाजपा का विस्तार हो रहा है, तो भाजपा को ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए जिसकी अंग्रेजी भी अच्छी हो, जो सिर्फ हिंदी तो अच्छी उसकी होनी ही चाहिए। हिंदी तो देखिए, आप नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, अमित भाई गुजरात से आते हैं, लेकिन उनकी हिंदी क्या शानदार है, हिंदी में ही हमेशा संवाद करते हैं। तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के लिए हिंदी तो आनी ही चाहिए, साथ ही वो ऐसा व्यक्ति हो जिसे अंग्रेजी भी समझ में आती है और अंग्रेजी बोलना भी जानता हो। क्योंकि जब आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पे आपको फर्स्ट हैंड अगर आपको संवाद करना हो, कम से कम अंग्रेजी आप जानते समझ रहे हो। अगर तमिलनाडु भी आपको जाना है, केरल जाना हो, वहां के नेताओं से कम से कम आप अंग्रेजी में बात कर सको, अगर वो लोग हिंदी नहीं समझते हैं तो।
इसके अलावा एक चीज और है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनौतियां क्यों और बढ़ गई हैं? इसलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए योग्यताओं में इजाफा हो गया। जिस तरीके से भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आई, उससे दुनिया के तमाम देशों में भाजपा की कार्यप्रणाली को जानने समझने की एक उत्सुकता बढ़ गई है। तमाम देशों के राजदूत भाजपा मुख्यालय में आते हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भाजपा की कार्यप्रणाली को समझते हैं। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो एक प्रेजेंटेबल भी फेस होना चाहिए, जिसे शानदार कम्युनिकेशन स्किल भी हो, जो राजदूतों को भी प्रभावित कर सके। कोई ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होना चाहिए जो बहुत लुज्ज पुज्ज हो, संवादहीनता जिसके अंदर हो, लो प्रोफाइल हो, सिर्फ यस मैन हो, ऐसा नहीं। तो और एक चीज और है, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तो जाहिर सी बात है संघ का भी चेक्स एंड बैलेंस थोड़ा सा बढ़ा है। संघ मात्र संगठन है, तो जाहिर सी बात है जो जब खामियां होंगी, जो कमियां होंगी, कमजोर कड़ियां होंगी, उसको दूर करने की भी जिम्मेदारी संघ परिवार की होगी। तो ऐसी सूचना है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसमें संघ की सहमत तो हमेशा होती आई है। और जो मेरी सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी 3 से 4 नामों को वरीयता क्रम में भेजती है संघ को, और उसमें से संघ अपनी वरीयता तय करता है और फिर एक फाइनल बातचीत होती है जिस सर्वसम्मत से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। तो जो मेरी सूचना है वो भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नए साल में मिलेगा, वो भी मकर संक्रांति के बाद। अब वो देवेंद्र फडणवीस होंगे या भूपेंद्र यादव होंगे या वो धर्मेंद्र प्रधान होंगे या फिर कोई और होगा, ये देखने वाली बात होगी। हम अगले अंक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के कुछ नए घटनाक्रम के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार।